जो पेपर चल रहा है प्री बोर्ड पेपर जो हमारे यहाँ हो चुका है, आपके वहाँ देख लेना सेम ही कोई पेपर मिलेगा, लगभग सेम, हो सकता है यही मिल जाए। तो 824 बीएपी जिसका कोड है, ये क्लास 10th का पेपर है, 10th साइंस का ये पेपर है, मतलब विज्ञान का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 70 नंबर का पूर्णांक होता है, 20 करने होते हैं ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर पहला प्रश्न है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो इसका राइट आंसर होगा या तो समतल अथवा उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है समंजन क्षमता, पावर ऑफ एक्मोडेशन। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा कि प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है, इन टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में जोड़ा गया है। यहाँ पर देखिए इस पर एक बहुत बड़ा प्रतिरोध है और उसको कितने भागों में बांट दिया गया है, 5 बराबर टुकड़ों में इसको बांट दिया गया। तो सबका कितना होगा, R/5 होगा, R/5 होगा, और उनको फिर कहा गया है समांतर क्रम में जोड़ा गया है, जिसका तुल्य प्रतिरोध R डैश है। तो देखो तुल्य प्रतिरोध R डैश बराबर निकालेंगे 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5। तो ये जो है 5 बटे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो फार्मूला क्या बनेगा, 1/R डैश बराबर 5/R और प्लस 5/R। ये कितनी बार होगा, ये 5 बार होगा, 5 बार ये होगा ऐसा, 5 बार। तो 5 बार जब होगा तो हर समान मिल जाएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा, तो 1/R डैश बराबर हो जाएगा 25/R। और आपसे पूछा है R डैश का मान, तो क्या करेंगे, इस R को यहाँ ले जाएंगे तो R/R डैश बराबर कितना आ जाएगा, 25 ओम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25। चलिए इस पर हो चुका है 25। नेक्स्ट देखते हैं चौथा, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट, विभव कितना दिया है, 220 वोल्ट, और शक्ति कितनी दी है, 100 वाट। शक्ति कितनी दी है, 100 वाट दिया है। और 110 वोल्ट से, एक मिनट, हाँ 110 वोल्ट से जोड़ने पर इसके द्वारा शक्ति कितनी होगी ये बताना है। देखिए पहले ये V और P और B दिया हुआ है, तो इससे पहले जो है हम लोग निकालेंगे क्या, हमें निकालना है शक्ति P बराबर VI। तो इससे से हम लोग I निकाल लेंगे P बराबर VI से। तो I बराबर क्या होगा, P बराबर VI, तो V बटे में चला आएगा। P कितना है 100 वाट, P कितना है 100 बटे V कितना है 220। तो 100 बटे 220 है, 0 0 से काट देंगे, तो 5 10 और 2 11 बार चला गया, 5/11 आ गया। अब यहाँ पर ये फिर से B दिया है, फिर यहाँ पर P पूछा है, तो P बराबर होगा VI, और V का मान है 110 और I का मान आया था 5/11। तो इस तरीके से तो 50 आ रहा है। एक सेकंड रुकेंगे आप लोग। सर लीजिए, बिटिया 10वीं की परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन से पास हुई है। अरे वाह, बधाई हो। तुम्हारी बेटी ने अपनी पढ़ाई कैसे पूरी? देखिए उस तरीके से तो 50 आ रहा था, लेकिन अगर हम इस तरीके से लगाएंगे R बराबर B² फार्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ 220 का वर्ग करेंगे तो 484 डबल जीरो आएगा, नीचे 100 दो जीरो कट जाएगा, तो प्रतिरोध आ जाएगा 484। और फिर इस प्रतिरोध से जो नया वाला फार्मूला लगाएंगे P बराबर B²/R, तो यहाँ पर ये 110 का वर्ग करेंगे तो 121 डबल जीरो, 484 से जब भाग करेंगे तो 121 एक कम 121, और 121 चक्कू 484, 4 से इसको काटेंगे तो 25 वाट आएगा, जो कि शायद सही आंसर है। अब इसमें जो है ये हमारा मतलब गूगल से जवाब आया है और वो मैं खुद लगा रहा था, तो ये हमें ज्यादा कंफर्म लग रहा है, 25 वाट इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसका राइट आंसर 25 वाट। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत धारा मापने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, अमीटर। विद्युत धारा से अमीटर से नापी जाती है, और अमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, 5 था ये, हाँ ठीक, 6 देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा नियम लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, राइट हैंड थंब रूल। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, निकट सामान्य दृष्टि के लिए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, दूरबिंदु होता है अनंत, इसको ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट देखते हैं, शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। और नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सी अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर देखिए BaCl2 + H2SO4 एरो BaSO4 × 2HCl, एक हिसाब से तो ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया, लेकिन द्विविस्थापन इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। तो देखिए ये ठोस है, तो जो ठोस पदार्थ होता है ये तली में बैठ जाता है, तो इसको हम लोग अवक्षेप कह लेते हैं। तो ये हो जाएगी अवक्षेपण अभिक्रिया, जिसमें अवक्षेप बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवक्षेप अभिक्रिया। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था। तो होलर का एक शिष्य था, बर्जीलियस का शिष्य होलर,
जिसने क्या किया था, प्रयोगशाला में सबसे पहले अकार्बनिक पदार्थ जो NH2CO NH2 का निर्माण किया था, यानी यूरिया का निर्माण किया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। पूछ रहा है एल्केन का सामान्य सूत्र है, तो एल्केन का होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n, एल्काइन का होता है ये वाला फार्मूला, और ये है ये तो सूत्र है। अगला देखते हैं सिनेबार का रासायनिक सूत्र है HgS, सिनेबार का HgS, ये है मरकरी का ऑक्साइड, ये है क्यूप्रस, ये दूसरे फार्मूले हैं। यहाँ पर देख कार्बन की संयुक्ता कितनी, तो कार्बन की संयुक्ता होती है 4, 4 इसके हैंड होते हैं, तो 4 संयुक्ता इसकी होगी, तो राइट आंसर होगा 4। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर, सूचनाओं के संचलन के लिए विशिष्टीकृत ऊतक किसमें पाए जाते हैं, तो ये केवल एनिमल्स में यानी जंतु में पाए जाते हैं। पुष्प के निम्न में से किस भाग में जनन कोशिकाएं होती हैं, तो ये होती है पुंखेसर में जनन कोशिकाएं होती है। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर, निम्न में से कौन हार्मोन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है, तो यहाँ पर कह रहा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के उपापचय का नियंत्रण यहाँ पर कौन सा हार्मोन करता है, तो यहाँ पर जो है गूगल पे थायरॉक्सिन दिखा रहा है, बाकी यहाँ पे ऑक्सीटोसिन भी हो सकता है, लेकिन इसमें मैं कंफर्म नहीं हूं, आप लोग इसका देख लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 17। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में, यानी कि टेस्टिस में इसका निर्माण होता है। ठीक, और उसके बाद महिलाएं एक्स गुणसूत्र कहाँ से प्राप्त करती हैं, महिलाएं एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती हैं माता से और पिता दोनों से, तो ए और बी दोनों हो जाएगा, क्योंकि माता में होता है XX, पिता में XY, तो महिलाएं एक्स लेना होगा तो माता से और पिता से दोनों से ले सकती हैं। नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर, हो गया 19। कौन सा एक उत्पादक है, उत्पादक वे होते हैं जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, हरे पौधे, यहाँ पर ग्रीन प्लांट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, वृद्धि का संदमन करने वाला पादप हार्मोन कौन, संदमन माने जो वृद्धि को रोकता है, एबिसिसिक अम्ल, ABS इसको कह सकते हैं, एबिसिसिक अम्ल, एबिसिक मतलब इसको कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार की हेडलाइट में अवतल परावर्तक लगा है, हेडलाइट मतलब आगे का जो रोशनी देती है, दीप तंतु की लंबाई 4 मिलीमीटर है, तंतु का प्रतिबिंब इतना बड़ा है, इतने मीटर दूरी पर कितने फोकस दूरी का परावर्तन लगाना होगा, तंतु के प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिए और इसको सॉल्व करने ला। यहाँ पर हाइट दी गई है और फिर यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई दी गई है, V दिया गया है, और फिर हमें जो है आवर्धन का फार्मूला लगा के इस तरीके से आवर्धन लगा लिया गया है, आप लोग इसको देख लेना। फिर वस्तु की दूरी ज्ञात की गई है और ये दूरी आई हुई है। फिर इसके बाद में यहाँ पर दूरी ज्ञात करने के बाद में फोकस दूरी ज्ञात की गई है इस फार्मूले से, और फिर इसके बाद में राइट आंसर हो जाएगा फोकस दूरी लगभग इतने होगी। ठीक, चलिए फिर आवर्धन भी पूछा था, तो ये हो गया उसका आवर्धन, 100 आएगा इसका आवर्धन। तो लास्ट तक बने रहेंगे तो इसका पूरा सॉल्यूशन और पूरे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे देखने को। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन के 2 उदाहरण लिखिए। प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण को गुजारने पर किस रंग की किरण सबसे अधिक विचलित होती है, ये जो है ये तो खैर इसका तो राइट आंसर बैंगनी हो जाएगा, सबसे ज्यादा विचलित होती है। प्रकीर्णन के 2 उदाहरण हमको लिखना है, तो ये सारे आंसर आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। प्रकाश के प्रकीर्णन के जो है आंसर ये हैं, आकाश का नीला दिखाई देना और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, बस इतना ही आंसर आपको लिखना है। ठीक, ये पूरा नहीं लिखना है। इसके बाद में प्रिज्म से श्वेत प्रकाश किरण को गुजरने पर किस रंग की किरण सबसे अधिक विचलित होती है, तो बैंगनी रंग की, बस इतना बैंगनी रंग लिखना है केवल बस। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं भैया, यहाँ पर समान लंबाई के एक ही पदार्थ के तारों की त्रिज्या इतनी है, तार का प्रतिरोध इतना है, दूसरे तार का प्रतिरोध कितना होगा, प्रतिरोधकता का मात्रक भी लिखिए। इसको सॉल्व करके दिखा रहा है। यहाँ पे इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, ये फार्मूला इसमें लगा है विशिष्ट प्रतिरोध वाला, और यहाँ पर ये R1 R2 में इसको चेंज कर लिया गया है, 2/3 दिया है, तो प्रतिरोध R1 दे दिया गया है 4.5, तो यहाँ पर प्रतिरोध जो है त्रिज्या के समानुपाती होता है। तो कुछ इस तरीके से इसका आंसर जो है निकाला गया है। पूरा सॉल्यूशन कराने में तो टाइम लगेगा, तो इसका राइट आंसर आएगा 2 ओम। ठीक भैया, तो इसका आप लोग देख सकते हैं 2 ओम होगा। लड़कियों से उनका फोन नंबर मांगने में जी घबराता है, कहीं बेइज्जती हो जाए या भाव ना दे। और भी क्या क्वेश्चन था अगला, चलो अगला क्वेश्चन, अगला है इसी में प्रतिरोधकता का मात्रक लिखिए। प्रतिरोधकता R बराबर रो L बटे A होता है, तो इसका प्रतिरोधकता का निकालना है, तो हो जाएगा R इंटू A बटे L, यानी प्रतिरोध का हो जाएगा ओम और इसका हो जाएगा मीटर, ओम मीटर, इसका आ जाएगा राइट आंसर ओम इंटू मीटर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों रेखाओं का चित्र बनाइए। ठीक, और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, दाहिने हाथ के अंगुष्ठ नियम को बताइए और ये किन भौतिक राशियों को की दिशा को ज्ञात करने में प्रयुक्त होते हैं। तो बायां हाथ क्या करता है, फ्लेमिंग का बायां हाथ से बल की दिशा, चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात होती है और दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से धारा की दिशा ज्ञात होती है। और परिनालिका जो होगी उसके अंदर इस तरीके से परिनालिका होती है, जिस पे तार लपेट कर बनाए जाते हैं और चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस तरीके से होगा। फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है, और इसके बाद में दाएं हाथ का नियम भी देख सकते हैं। ठीक, और इसके बाद में भौतिक राशियां की दिशा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बल या गति की दिशा बताता है, दाहिने हाथ का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, हाँ आ गया बहुत इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का, यहाँ पर आयुपीएससी नाम यहाँ पर बताना है। ठीक, तो इसका हम लोग आयुपीएससी नाम देखेंगे। अब हम आयुपीएससी नाम देखेंगे भैया। यहाँ पर पहले का आयुपीएससी नाम है ब्यूटेनल। ये जो लिखा है C3H7CHO, तो इसका हो जाएगा ब्यूटेनल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेनल, ये हो जाएगा ब्यूटेनल। और नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर अगला दूसरा यहाँ पे देखेंगे दूसरे का CH3 COCH3 जो लिखा है, तो डाई मेथिल कीटोन है ये, और इसका हम लोग आयुपीएससी यहाँ पे लिखा है प्रोपेनोन। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनोन। और इसके बाद में जो है हमारे पास में प्रोपेनोन हो गया। तीसरा जो ये बहुत बड़ा वाला है CH3 फिर CH2 तो इसका जो है क्या हो जाएगा आयुपीएससी नाम, एक सेकेंड, इसका नाम है हेक्सेन 1 ऑल या हेक्सेनॉल कह सकते हैं। इसके बाद में लास्ट CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा लास्ट में देखेंगे। इसका नाम हो जाएगा ब्यूट टू आइन या 2 ब्यूटाइन। ठीक, समझ रहे होंगे आप लोग। ब्यूटाइन मतलब गिनती करेंगे 1 2 3 4 या इधर से या उधर से भी, तो देखेंगे 4 माने होता है ब्यूट, और यहाँ पर 2 नंबर और 3 नंबर पर आइन लगा है तो सबसे कम नंबर लिया जाता है, इसलिए 2 नंबर पर आइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड लगा है इसलिए। और भी हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तब उसका आंसर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, यहाँ पे कह रहा है कि रासायनिक समीकरण में ऑक्सीकरण अपचायक पदार्थ का कारण देते हुए इसको लिखना है कि कौन सा ऑक्सीकरण है और कौन सा अपचायक है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का मतलब क्या होता है कि अपचयन, ये अपचयन कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, तो यह ऑक्सीकरण कर रहा है। तो जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक पदार्थ होता है, और जिसका उपचयन होता है वो मतलब अपचायक पदार्थ होता है। चलिए इसको देखेंगे, संक्षारण का भी एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन। जो है ऑक्सीकरण संख्या ये Cu से 0 हो चुकी है +2 से, और जिंक की +2 बढ़ गई है। तो जिसमें ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है वो ऑक्सीकरण क्रिया कहलाती है, और जिसमें वो होता है वो अपचयन। मैंने पहले ही बताया था, इसका अपचयन और इसका ऑक्सीकरण। अब आपसे पूछा गया था ऑक्सीकारक पदार्थ, तो ऑक्सीकारक पदार्थ वह होता है जो स्वयं अपचयित होता है और दूसरे को ऑक्सीकृत करता है। यहाँ Cu+ स्वयं अपचयित हो रहा है, तो यही ऑक्सीकारक पदार्थ हो जाएगा। ऑक्सीकारक पदार्थ का मतलब होता है जिसका अपचयन होता है। ठीक, ये हो गया ऑक्सीकारक पदार्थ। और जो जिसका होता है मतलब ऑक्सीकरण या कह लीजिए उपचयन, वो हो जाता है अपचायक पदार्थ। तो यहाँ पर देखिएगा ऑक्सीकारक पदार्थ है Cu++ और अपचायक पदार्थ है Zn। और अब संक्षारण का भी देख लेंगे साथ में। संक्षारण को उदाहरण सहित, संक्षारण वह प्रक्रिया जिसमें धातु अपने आसपास वातावरण के नमी के संपर्क में आने पर धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, और जो है धातुओं अपने ऊपर एक परत जमाती है जो काफी स्थिर होती है। जब ये परत टूटती है तो ये धातुओं का संक्षारण करती है, जैसे लोहे में जंग लगना, तांबे पर हरी परत का चढ़ना, और तांबे पर हरी और चांदी पर काले रंग की परत का चढ़ना, ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, और इस पूरी 1 2 3 4 सबको क्या करेंगे, संतुलित करेंगे और कंप्लीट करेंगे इसको। तो पहली वाली यहाँ पर देख लेंगे, मरकरी ऑक्साइड ऊष्मा मरकरी, ये वाला जो था इसका जो है इस तरीके से ये पहला वाला संतुलित होगा 2Hg एरो 2Hg+O2। फिर इसका देखेंगे दूसरा वाला जो है दूसरा वाला जो ये लिखा है आयरन और आयरन थर्ड ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम, तो इसका जो है ये वाला पूरा संतुलित यहाँ नीचे लिखा है।
Fe2O3 + 2Al एरो Al2O3 + 2Fe। फिर यहाँ पर तीसरा वाला देखेंगे, तीसरा को यहाँ पे तीसरे का आंसर है जिंक कार्बोनेट ZnO + CO2। फिर यहाँ पे चौथे का इस साइड में यहाँ पे देख लेंगे, चौथे का आंसर ये है, यहाँ पे इसको आप लोग देख सकते हैं। तो चारों हो गई और फिर इसके बाद में ये है चौथा, लास्ट में चौथा यहाँ पर है 2CuS + 2Cu2 एरो 6Cu + SO2। भाई ये देखो, उठा। हेलो बेबी, कैसे हो? हेलो बेबी, कैसे हो? फिर इसके बाद में साबुनीकरण अगला क्वेश्चन है, अभी दिखाएंगे साबुनीकरण। तो ये है साबुनीकरण वह प्रक्रिया जिसमें वसा या तेल जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षार के साथ गर्म करके ग्लिसरॉल बनाया जाता है। साबुन का सूत्र होता है C17H35 COO Na। तो ये वाला भी याद कर लेना साबुन का सूत्र। और हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण ये होता है जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है, जैसे वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाना। यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है साबुनीकरण, हाइड्रोजनीकरण और प्रतिस्थापन अपक्रिया। प्रतिस्थापन अपक्रिया जैसे लोहे की कील कॉपर सल्फेट के ब्लेड में डालते हैं तो ये क्या करती है, कॉपर को हटा देती है और स्वयं लोहे का सल्फेट बना लेती है और कॉपर को दूर कर देती है। ये होती है प्रतिस्थापन अपक्रिया, अभी इसको बताएंगे। और फिर क्या है, विभिन्न प्रकार के गर्भरोधक विधियों का वर्णन कीजिए। लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, ये वाला क्वेश्चन। और पोषी स्तर पर ये साइटोकाइन पर टिप्पणी लिखना, ये सारे प्रश्न कर लेते हैं। यहाँ हम लोग कर चुके थे साबुनीकरण। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर विभिन्न प्रकार के गर्भरोधक विधियों का संक्षेप में वर्णन करना। विभिन्न प्रकार की गर्भरोधक विधियां जिन्हें मुख्यतः प्राकृतिक अवरोधक, अंतर्गर्भाशयी उपकरण, IUDs, हार्मोनल और शल्य चिकित्सा विधियों द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। पहला है प्राकृतिक विधियां, शुक्राणु अंडाणु के मिलन को रोकने के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। मासिक धर्म चक्र के सुरक्षित दिनों की पहचान करना। दूसरी अवरोधक विधियां जैसे इसमें कांडोम, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, ये सब शामिल हैं। अगला है, एक मिनट भाई, अगला है अंतर्गर्भाशयी उपकरण, ये जैसे कॉपर टी गर्भाशय के अंदर महिलाओं के लगाए जाते हैं। और हार्मोनल विधियां जो है ये वाला आप लोग उसको लिख सकते हैं। इसके बाद में ये हो गया पूरा इसका शल्य चिकित्सा। और फिर देखते हैं मानव में जो है लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, इसका राइट आंसर यहाँ पे लिखेंगे। लिंग गुणसूत्र जीव में गुणसूत्रों का विशेष जोड़ा होता है जो उसके जैविक लिंग का निर्धारण करता है। मनुष्य में कुल 23 जोड़ों में से एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र का होता है जिन्हें एलोसोम्स कहते हैं। मानव में XY लिंग गुणसूत्र द्वारा लिंग का निर्धारित होता है। महिलाओं में दोनों XX होते हैं जबकि पुरुषों में एक XY होता है। महिलाएं हमेशा अपनी संतानों में X गुणसूत्र देती हैं। पुरुष दो प्रकार के शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, 50% X 50% Y। X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु X गुणसूत्र से मिलता है तो XX जायगोट बनता है गुमनज, जिससे मादा पुत्र होता है और संतान पुत्र होता है जब XY मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। पोषी स्तर, ट्रॉपिक लेवल, प्रत्येक चरण स्तर जहाँ खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उसको हम लोग पोषी स्तर कहते हैं। इस प्रकार आपने देखा होगा, यहाँ उत्पादक होते हैं, यहाँ प्रथम, यहाँ पर द्वितीय पोषक स्तर, तृतीय पोषक स्तर, ये हो जाता है पहला पोषी स्तर, ये हो जाता है द्वितीय पोषी स्तर, तृतीय पोषी स्तर। तो यही चीज इसमें बताई गई। साइटोकाइन पर टिप्पणी लिखना था। एक पादप हार्मोन है जो पौधों की वृद्धि में क्या करता है, वृद्धि विकास में मदद करता है और जो है डाले निकालने में भी ये मदद करता है। अगला प्रश्न है कोशिका श्वसन में ग्लूकोज अणु के विखंडन का वर्णन कीजिए। अभी क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। तो एक तो ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया होती है, एक वायवीय श्वसन होता है जिसमें 38 ATP ऊर्जा के अणु बनते हैं, और एक होता है अवायवीय जिसमें 2 ATP के अणु ऊर्जा के बनते हैं। पायरुवेट जब विखंडित होता है, ये यहाँ पर देखो। फिर है पादप में खाद्य पदार्थ एवं जल के परिवहन की प्रक्रिया संक्षेप में लिखिए। तो जल का परिवहन जाइलम ऊतक द्वारा होता है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, वीडियो काफी लंबा हो रहा है। यहाँ पर खाद्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है, ये भी आप लोग यहाँ पर पढ़ लेना। ये यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, वही प्रश्न यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इनको हमने दोनों को करा दिया है। और इसके बाद में फिर आ जाएगा आपका मैथ का पेपर जो मैं नेक्स्ट वीडियो में करने वाला हूँ। तो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग अगर वीडियो मतलब इसी प्रकार के पेपर देखना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहें। और पेपर और इसका हल थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन मैं पूरा विस्तार में आपको आज रात में ही सारे वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आप सभी लोग चैनल पे विजिट करते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत जो है धन्यवाद वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू।